इंडस वैली और इंडो सरस्वती को रिजेक्ट कर चुके, लेकिन वो मुंह से कभी कभी ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही निकलता है, कॉमनली यही शब्द यूज किया जाता है। तो हड़प्पन सभ्यता के बारे में मैंने डिफरेंट फैक्ट्स बताए थे, और उसके सामाजिक जो जीवन है उसको मैंने आरंभ किया था। देखिए, जब भी कुछ सोसाइटी होती है, सोसाइटी जब डेवलप होती है, कुछ लोग मिलकर रहते हैं तो सोसाइटी डेवलप हो जाती है। जब सोसाइटी डेवलप होती है तो वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, और कुछ बहुत सी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, सामाजिक गतिविधियाँ भी होती हैं। ये गतिविधियाँ ही हमारी हिस्ट्री के पार्ट के सब्जेक्ट बनाती हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, या रिलीजियस एस्पेक्ट, या इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग उन्होंने जो सोसाइटी डेवलप की थी, उस सोसाइटी के उनके सोशल कस्टम्स, उनके रिलीजियस कस्टम्स, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमारे पास तो कोई बात मोर अपने पैर देख कर होता है, हमारे पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। केवल जो चीज़ें रिमेन्स, जो फाइंडिंग्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम बहुत से अनुमान लगाते हैं। उन्हीं अनुमान पे आज मैंने एक बात कही, कल कोई दूसरा उठ के आता है, वो कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं, इसका रिजल्ट ये निकलता है। इसलिए बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हैं वो पैदा होते हैं। अब सामाजिक, मैंने पिछली बार शुरू किया था, जो समाज था, मैंने बताया था आपको कि समाज जनरली उनका विचार, उसमें एक इंटेलेक्चुअल क्लास का बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसमें प्रीस्ट, पुरोहित भी थे, जिसमें वैद्य थे, डॉक्टर्स थे, इलाज करने वाले वैद्य थे, या जिसमें ज्योतिषी थे, जादूगर थे, वो सब उनकी इंटेलेक्चुअल क्लास बनाते थे। वॉरियर क्लास का जो प्रोटेक्ट करता था, इसलिए कि जो उनके किले थे या जो कोर्ट थे, जो गढ़ियाँ थी, तो उनसे ये बात सिद्ध होती थी कि उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ लोग मौजूद रहे होंगे, इसलिए ये बात मानी जाती है कि क्लास था जो वॉरियर क्लास था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रेडर्स और जो बिजनेस क्लास थे, जो शिल्पकारी थे, वो एक क्लास बनते थे। और चौथा क्लास जो हमेशा से रहता है, निम्न वर्ग, जो यानी लेबर क्लास जो होती है, वो हमेशा रहता है। ये हमने अंदाज़ा लगाया है वहाँ से जो चीज़ें हमें मिली हैं उनके आधार पर वहाँ के समाज के बारे में। इसी प्रकार से वहाँ से हमने वहाँ की जो आर्थिक स्थिति के बारे में किस चीज़ से हमें अंदाजा हुआ, तो वहाँ पे सपोज कीजिए हमें खाने पीने के बारे में बताया, वो लोग क्या खाते पीते थे, वहाँ से जो चीज़ें अधिक मात्रा में प्राप्त हुई, इसका मतलब है कि वो चीज़ें कॉमन थी। जैसे गेहूँ और जौ के बारे में है, मैं भी लिखा हूँ आपको उसके बहुत से एस्पेक्ट। गेहूँ और जौ के बारे में कि सबसे ज़्यादा हमें उसकी फाइंडिंग्स मिली है। इसका अर्थ यह है कि उन लोगों का जो प्रिय भोजन था वो गेहूँ और जौ था, या प्रिय ना भी हो, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा उनको अवेलेबल थी वो क्या थी, वो गेहूँ और जौ। चावल के बारे में ये अनुमान अब भी है कि साहब चावल से शायद वो अपरिचित थे, इसलिए कि चावल के एक दो जगह रंगपुर या लोथल से उसके रिमेन्स मिले हैं। तो इन अनुमान, इस पर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चावल भी वो लोग यूज़ करते थे। तो इन फाइंडिंग्स के आधार पर हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में उनकी जानते हैं। इसी प्रकार से धार्मिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि धर्म जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हमारे जीवन का, लेकिन धर्म में लॉजिक कम काम करती है और आस्था ज़्यादा काम करती है। इसीलिए धर्म के बारे में अनुमान लगाने में हमेशा से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, ये जब इंडस वैली जो सिंधु घाटी की सभ्यता के धर्म के बारे में कई अलग अलग विचारधारा आती है, यहाँ तक एक विचारधारा ये भी आ गई कि नहीं साहब वो लोग मंदिर भी शायद कंस्ट्रक्ट करते थे, जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर कोई उदाहरण मिला हो या कोई एग्जाम्पल मिली हो। मदर गॉडेस के बारे में हमने लगाया था, मार्शल ने कहा था कि शायद मदर गॉडेस है, इसलिए मैंने उस दिन आपको बताया था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्त्रियों की फीमेल मूर्तियाँ मिली, स्टेचू मिले हैं, जिस पर यह अंदाजा अनुमान लगाया गया कि मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी, और जो चित्र मिले हैं वो चित्र भी सबसे ज़्यादा महिलाओं के हैं। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाया कि मात्र सत्तात्मक ये हमारी सोसाइटी थी। इसी को मार्शल ने कहा कि ये अर्थ गॉडेस कहा उसने, ये कहा कि ये जो है अर्थ गॉडेस थी, यानी पूजने का एक कंसेप्ट वहाँ से पैदा हुआ। और ये अनुमान लगाया हमारे विद्वानों ने कि शायद मदर गॉडेस को पूजा जाता था। इसी प्रकार से और चीज़ें हैं कि मैं आपको अभी बहुत सी दिखा दूँगा। उसमें पीपल का पेड़ जैसे एग्जाम्पल है, हमेशा से है, लेकिन वहाँ से कुछ चित्र मिले हैं हमें, जो पीपल के पेड़ के पीछे शायद है, उसके पीछे स्त्री बैठी है। अब उससे ही पता लगता है कि ये जो है ये भी कोई धार्मिक ऐसी धारणा की चीज़ थी कि जो इतनी इम्पोर्टेंट थी। लोथल से या कालीबंगा से स्पेशली वो मिले हैं, कुछ अग्निकुंड मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं अग्नि की जो प्राचीनतम धार्मिक उसकी इम्पोर्टेंस है वो भी सिद्ध होती है। इसी प्रकार से ये अनुमान लगाना किसी चीज़ के बारे में, किसी फाइंडिंग के बारे में कि किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, ज़रा सा मुश्किल होता है। मैं आपको 1 मिनट में सिर्फ एक रिसर्च से पर्पस से एक आपको किस्सा सुना रहा हूँ, जो 1 मिनट में है वो।
एक साहब ने मेंढक को लेके आए, रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने मेंढक के कान पर खूब शोर मचाया तो मेंढक जो है उछलने लगा। फिर उन्होंने मेंढक की एक टांग तोड़ दी, फिर उसके आगे शोर मचाया तो वो तब भी उछलता रहा। फिर उन्होंने उसकी 2 टांगें तोड़ दी, फिर खूब उसके आगे शोर मचाया लेकिन वो नहीं उछल पाया। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि मेंढक की अगर 2 टांगें तोड़ दी जाए तो वो सुनना बंद कर देगा। समझ में नहीं आएगा यार, ये कॉमन सेंस तो पैदा करो। ये तुम लोग जिस कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर अगर ये कॉमन सेंस नहीं पैदा हुआ तो फिर अपने बारे में गौर करो। किताबें को विद्या सब चीज़ मिल रही। यानी निष्कर्ष उन्होंने सुनना उसे थोड़ी बंद किया था, मेंढक की टांगें टूट गई थी इसलिए वो नहीं चल पा रहा था। उन्होंने वो समझते थे कि मैंने शोर मचाया तो चलता रहा। अब जब उसकी 2 टांगें टूट गई तो उसकी टूट गई, उससे सुनना बंद कर दिया। ये एक उसको क्या बोलते हैं, पिटाज के किस चीज़ के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। इसमें एक और मैं आपको आसान बताता हूँ जो आपकी भी समझ में आ जाएगा कि चाइनीज़ ने कहा कि पुरातत्व विभाग का कहा कि हमारी 2000 साल पहले नीचे की खुदाई हुई और वहाँ से हमारे टेलीफोन के वायर निकले। इसका अर्थ यह है कि 2000 साल पहले हमारे टेलीफोन सिस्टम मौजूद था। इंडिया ने बताया हमारी 2000 साल पहले खुदाई हुई और वहाँ से कोई वायर नहीं निकला। इसका मतलब है हमारे यहाँ वायरलेस सिस्टम 2000 साल पहले भी मौजूद था। ये बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, ये समझ में ज़्यादा क्या आ गया इसलिए कि आसान नहीं है। क्यों बता रहा हूँ कि जो फाइंडिंग्स होती है, रिमेन्स होती है, उनके आधार पर अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं। सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम इससे इसी को इसीलिए जब किताबें देखते हैं ना तो उसमें हर किताब में आपको अलग मेथोडोलॉजी मिलेगी। उसमें डिफरेंट, क्योंकि डेट्स सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेट्स निकाली हैं, सब अपने अपने इंसिस्ट करते हैं कि नहीं ये। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इन लोगों का डाउनफॉल हुआ उसके बारे में सब ने अलग अलग कारण बताए और सब ने विचित्र कारण बताए। किसी ने उसका बगले की चोंच देखी तो उसने कहा कि शायद इसकी वजह से हुआ, किसने टांगे देखी, जिसने जो एस्पेक्ट देखा। कहने का अर्थ ये है कि जिसने जो एस्पेक्ट देखा उस एस्पेक्ट को उसने आधार बनाकर अपना निष्कर्ष निकाल दिया। परेशानी हम जैसे स्टूडेंट्स को होती है इनमें से किस बात को सही होता है, इसलिए हमें इन सब को थोड़ा सा कवर करना आवश्यक होता है। तो सामाजिक गतिविधियों के बारे में, धार्मिक गतिविधियों के और आर्थिक गतिविधियों के बारे में मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा, लिखाऊंगा और उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। कहीं कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती हो तो उसको आप मुझे फौरन लोग पे पूछ सकते हैं कि इसमें ऐसे क्यों हुई या क्या, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी हमारी जानकारी जिन फाइंडिंग्स के ऊपर है उनके कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं मिली है। इसी आधार पर आज तक उनके ऊपर नए नए ओपिनियन हमारे चलते चले। हम अब तक क्या पढ़ चुके थे इंडस वैली में, हमने डिफरेंट साइट्स पढ़ी थी, उन डिफरेंट साइट्स से जो चीज़ें हमें खुदाई में इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई थी वो पढ़ी थी। और मैंने इशू किया था कि उनके आधार पर हमने सामाजिक व्यवस्था किस तरह से उनका जो सोशल कंस्ट्रक्शन था, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो उस वक्त किस प्रकार का था, ये हमने अब तक पढ़ा था। अच्छा ये होगा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, मैं कुछ चीज़ों की जो जिनके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मैं वो डिफरेंट ओपिनियन भी बता सकता हूँ। उसमें एक मैं ये भी बता दूँ आपको, मैंने पहले भी शायद कहा था कि उसमें मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, जिसकी जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि सब इनकी जो पीरियड है वो अलग अलग है, लेकिन मैक्स मिलर वाला पीरियड जो है वो ज़्यादा, तो मॉडर्न मिलर वाला जो पीरियड है वो ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। ये क्यों है? अगर कभी आपको इस पर क्वेश्चन आए और उसमें कोई एक ऑप्शन दिया हो तो आप उसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट होगा। ये परेशानी हमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ चल रही है। हिस्ट्री को जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इवन जहाँ से हमारे पास रिटेन सोर्सेज मौजूद हैं, उन रिटेन सोर्सेज में भी हमारे साथ ये समस्या मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे आपने एक कोई मेरा दोस्त था, उसने मेरे बारे में लिख के छोड़ दिया बहुत अच्छी है, एक मेरे मुखार में लिख दिया बहुत ख़राब है। अब 500 साल बाद वाले के पास दोनों आ गए, रिकॉर्ड बड़ा परेशान है कि उनके बारे में क्या ओपिनियन। तो हिस्ट्री में ये समस्याएं बहुत आती हैं। कभी इससे हट के हम क्लास से हट के अलग से बात करेंगे, तो मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम हिस्ट्री कैसे पढ़ें और हिस्ट्री में जो समस्याएँ आती हैं उनसे हम कैसे बाहर निकलें। लेकिन चूँकि वो कंपेरिजन के पर्पज़ की नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है,
इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वो आप थोड़ा सा इनका लिख लीजिए, इसलिए कि वो सोशल सिस्टम में इनके वर्क। ये चीज़ें मैं सब आपको बता चुका था कि वहाँ से क्या क्या फाइंडिंग्स हुई, कभी कभी एक साथ आते हैं। जैसे वहाँ से जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से हुए? तीर, धनुष, भाला, इनको एक चाहे इनकी टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है, मैंने एक पेपर क्वेश्चन लिखा तो उसमें 5 चीज़ों के साथ एक तलवार की दी हुई थी। जाहिर है कि तलवार नहीं है, लेकिन तलवार की संकेत भी एक जगह से मिले हैं। कुल्लूर एक जगह है, स्थान है, लेकिन उसको लेटर हड़प्पन पीरियड माना जाता है, वहाँ से तलवार के संकेत नहीं मिले। लेकिन जनरली क्या होता है कि तलवार नहीं मिली। हमें जो मिली उसमें तीर है, धनुष है, भाला है, कटार है, गदा है। ये मैं वो लिखवा रहा हूँ जो सब जगहों से और अधिक संख्या में मिले, जो अधिक संख्या में मिले हैं। ये मतलब मेटेलिक भी है और पत्थर के भी हैं, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये अधिक संख्या में है वो मेटेलिक है। इसके अलावा बर्छा, कुल्हाड़ी, पसूली, कुल्हाड़ी पसूली जो मिस्त्री वगैरह ये यूज करते हैं, और आरी जो होती है। कुल्हाड़ी, पसूली 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 और आरी, ये वो उपकरण है जो हमें बड़ी संख्या में मिले डिफरेंट साइड से। हड़प्पा, अब जो मैं शब्द यूज करूंगा वो हड़प्पा सभ्यता। अभी तक मैंने आपको डिफरेंट साइड्स की जो चीजें मिली हैं वो बता दी। अब ये हम पढ़ रहे हैं इनकी सोशल, कल्चरल और इन सारी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब इनकी तमाम जो फाइंडिंग्स हैं, जो तमाम इनके साइट्स हैं, उन साइट्स के आधार पर हम डिस्कस निकाल रहे हैं। यानी अभी तक हमने एक एक स्थान के हिसाब से पढ़ा, अब हम क्या कर रहे हैं, उन तमाम साइट्स के, इन तमाम साइट्स से जो हमें मेन चीज़ें प्राप्त हुई उपकरण, वो मेन उपकरण ये हैं। इसमें जो ये युद्ध संबंधी उपकरण है, ये निम्न कोटि के हैं। ये भी आप याद रखिएगा, क्या है, निम्न कोटि के हैं। इसीलिए ये कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये शांति प्रिय सभ्यता थी, जहाँ से कोई बड़ा युद्ध कोई इसके हमें नहीं मिलती। उसका इसकी यही वजह है कि इन्होंने हथियार बनाने पर बहुत अच्छे बहुत नहीं किया है। इसी प्रकार से ये मैंने भी बताया था कि इनकी आर्थिक गतिविधियों में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग करते थे, गेहूँ और जौ। वो इनके मुख्य इनका वो था, गेहूँ और जौ, ये इनकी मुख्य ग़िज़ा थी, खाने का नाश्ता। तो सबसे ज़्यादा तकरीबन तमाम साइड से हमें इसके संकेत मिले हैं। लोथल और रंगपुर से मैंने बताया था कि केवल चावल के संकेत या साक्ष्य हमें मिले हैं, परंतु इस आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि चावल उनका भोजन था। धान की खेती का मैंने बताया था, एक जगह है उल्लास, यहां से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, परंतु ये भी लेटर वैदिक पीरियड, ये भी उल्लास है, ये भी लेटर वैदिक पीरियड है। इसी प्रकार से बाजरा जो है, सॉरी इंडस, लेटर इंडस सिविलाइजेशन, नॉट लेटर वैदिक। हम तो इंडस पढ़ रहे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के जो लेटर पीरियड है उस पीरियड के है बाजरा। इसकी हमें खेती के साक्ष्य मिले लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर, यहाँ से हमें बाजरे की खेती के मिले। चावल यहाँ हुल्लास, चावल के हुल्लास से मिले हैं, और बाजरा के, अरे यार आपने कंफ्यूज कर दिया। चावल मैंने बताया था लोथल और रंगपुर, चावल सुन लीजिए, और बाजरा तो ये भी लोथल और रंगपुर से मिले। चावल और बाजरा दोनों कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। इसलिए कि इसमें मैंने सिर्फ हिंट लिख रखे हैं ताकि याद है तो मुझे याद आ जाए कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। और उल्लास से धान की खेती के मिले हैं, दोनों में अंतर है। वहां से चावल के हमें क्या मिले, अवशेष प्राप्त हुए रंगपुर और लोथल से, और उल्लास से धान की खेती के
संकेत मिलेंगे, लेकिन ये हुल्लास जो है ये बाद का पीरियड है, ये समझ में आई बात नहीं है। दोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड है। हुल्लास से धान की खेती का मिला है लेकिन वो बाद का पीरियड है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बाजरा भी हमें यहीं से मिला है। इसी प्रकार से बाजरे की एक और जगह से एक स्थान है रोस्टी, यहाँ से भी बाजरे की खेती के हमें संकेत मिलेंगे। हाँ, यहाँ बाजरे की खेती होगी। इसके बारे में अनुमान यह है कि यहाँ पे बाजरे की कई किस्में उगाई जाती हैं, कोई एक किस्म की बाजरे का तो कई किस्म की बाजरे की यहाँ पर उगाया जाता है। इसी प्रकार से हड़प्पा से तिल और मटर, तिल और मटर, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कपास तो जानते हैं ना, कहते हैं कपास जो है वो सबसे पहले यहीं पर उगाई गई थी। कहाँ? इंडस वैली पीपल्स ने। और इसके लिए यूनानी में और आपके मेसोपोटामिया में जो शब्द यूज किया जाता था कपास के लिए वो हमारे इससे रिलेटेड ही था। जैसे मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु का शब्द प्रयोग किया जाता है। किसका? सिंधु। इट मीन्स कि वो कपास यहाँ से जाती थी, अनुमान लगाया, वो निष्कर्ष निकाला गया है। इसी प्रकार से ये जो है आपके यूनानी ग्रीक, यहाँ पे कपास के लिए जो लोग यूज करते थे शब्द वो करते थे सिंडन। यूनानी लोग क्या करते थे? सिंडन। ये क्वेश्चन था अभी कुछ साल 2 साल पहले आया था, ये सिंडन का शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है यूनानी में, ये भी कपास के लिए। इस आधार पर ये माना गया कि कपास जो है वो हमारे यहाँ से ही वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सब पिछली बार में सब बता चुका था कि केला, नारियल, खजूर जो यहाँ के मेन फल थे। तरबूजा बहुत ज़्यादा होता था बताया था, उसके अलावा केला, नारियल, खजूर ये सब यहाँ यूज होते थे। अच्छा, जो यहाँ पे खेती करते थे, ठीक है, ज़मीन बहुत फर्टाइल थी क्योंकि दरियाओं के किनारे बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, तो इसके बारे में है कि यहाँ पे हल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जनरली वो हल का है वुडन होते थे, लकड़ी के हल होते थे, क्योंकि ज़मीन क्या थी, सॉफ्ट थी, इसलिए लकड़ी का हल भी काम करता था। ये इसमें मुझे मिलता है कि हल कोई किसी लोहे के हल के हमें ऐसे बहुत ज़्यादा संकेत नहीं मिले, लेकिन हल यूज़ किया जाता था, कोई लकड़ी का हल भी नहीं मिला है। लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि लकड़ी का हल प्रयोग करते थे जो समय के साथ नष्ट हो गया। तो अगर हड़प्पा सभ्यता में खेती में क्या यूज़ किया जाता था? लकड़ी का हल यूज़ किया जाता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी इन लोगों की जो है वो कहीं नहीं कि एक खेत में 2 फसलें उगाते थे। इसके साक्ष्य और कहीं नहीं मिलेंगे आपको किसी दूसरी सभ्यता में आसानी से। मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, एक खेत में 2 फसलें उगाते थे। 2 फसलें समझते हैं? यानी सपोज कीजिए मटर भी है और जौ भी है और गेहूँ भी है। ये कब मुमकिन होता है? ये मुमकिन होता है कि वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल हो और वो उपज को झेल सकती है। क्योंकि आप देखेंगे बाद में जब पढ़ेंगे हम तो इस ज़मीन की जो वैराइटीज़ हैं वो कुछ वो होती है जिन पे एक साल में 2 फसलें होती हैं, किसी में साल में 1 होती है, किसी में 3 साल में 1 होती है, कई सालों में। तो ज़मीन इतनी फर्टाइल थी कि वहाँ न केवल हर साल, न केवल साल में 2 बार, बल्कि एक में 2 फसलें भी उगाई जाती हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो और बनवाली से हमें मिट्टी के बने हल मिले। मोहनजोदाड़ो और बनवाली से मिट्टी के हल, किस चीज़ के? मिट्टी के हल। ये प्रतिमा है, ये हल यूज नहीं होता था, ये क्या है? उसके हल की प्रतिमा है। इसी आधार पर कहा गया कि वो हल का प्रयोग जानते थे और लकड़ी का हल प्रयोग करते थे जो नष्ट हो गया। मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी के हल की प्रतिमा। इसमें एक बात, कई चीजें बहुत वो है।
मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बारे में हम भी तो पढ़ चुके हैं कि ये क्वींस कैपिटल थी, लेकिन ये व्यापार का केंद्र भी यही दो सबसे ज़्यादा बड़े थे। ये दो सबसे ज़्यादा व्यापार के केंद्र थे। कुछ व्यापार लोथल से होता था, जो समंदर के रास्ते से होता था, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो पूरा रूट है जो अनुमान लगाया गया है। अच्छा, अनाज जो है वो कर के रूप में भी वसूल किया जाता था। यानी जो टैक्स लेता था, जो रूलिंग क्लास था, शासक वर्ग था, वो जनता से टैक्स लेता था। और किस रूप में लेता था? वो अनाज लेता था। अच्छा, ये तो आपको सबको मालूम है ना कि बार्टर सिस्टम था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई उसके सबूत नहीं मिले हैं किसी मनी टाइप या कोई भी सिक्का कॉइन कुछ नहीं। बार्टर सिस्टम था। इसीलिए जब सिक्के चलने लगे तब भी हम देखते हैं कि जो टैक्स लिया जाता था वो अक्सर कैंड और टाइम और क्रॉप दोनों में लिया जाता था। यानी कैश भी लेते थे और क्रॉप भी लिया जाता था। ये अंगार जो बनाए गए थे, गोडाउंस, ये पर्सनली न होकर ये बनाया जाता है कि ये शासक वर्ग के थे, जहाँ पर ये सरकारी थे। जैसे आजकल होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये उस टाइप के सरकारी अंगार थे कि जहाँ पर वो जो टैक्स के रूप में जो अनाज लिया जाता था वो वहाँ पर जमा किया जाता था। एक कैरी बंदर से एक और चीज प्राप्त हुई है, मरदबान जानते हो? अरे यार, जिसमें अचार रखते हैं, जार टाइप होता है वैसा वाला, इस टाइप के पत्थर और मिट्टी के वैसे बने नहीं, वो कई जार के ऊपर एक तय वो मिली है जार। वो भी अनाज के लिए यूज किए जाते थे। वो जार जो थे उसके लिए यूज किए जाते थे। ये मैं बता चुका हूँ कि ओखली थी जिसके अंदर आटा वो कूटा जाता था। उसके अलावा सिल बट्टे पर पीसने के अलावा चक्की का भी मैंने बताया था कि चक्की, गोल वाली चक्की जो है उसके रिमेन्स भी मिले थे। तो आटे के प्रयोग के उदाहरण भी हमें उसके यहाँ मिले। और आटा जो है वो गेहूँ या जौ या दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में निश्चित बात नहीं कही जा सकती है, परंतु जो फसलें उगाते थे, अनाज उगाते थे, वो सब जो है किसी न किसी रूप में वो कूटे और पीसे जाते थे। एक चीज और जो वो ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये जितने जो है खेती जो थी इनकी, खेती के साथ जो है वो व्यापार इनका बहुत डेवलप था। और ये माना जाता है कि इनका जो व्यापार था वो इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल व्यापार ज़्यादा डेवलप था। यानी हम जो बाहर से व्यापार करते थे वो इकोनॉमिक गेन के लिए इनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। डिफरेंट पक्षियों के बारे में या जानवरों के बारे में जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें या तो वो जो मोहरें मिली हैं और जो मृग भांड है, जो पॉटरी है, उन पॉटरी के ऊपर जो चित्र हैं, उन चित्रों के आधार पर हमें। इसके अलावा एक चीज़ और है जिससे हमें जानकारी मिलती है, वो फॉसिल्स। फॉसिल्स को पता नहीं हिंदी में क्या कहती है? जीवाश्म कहती है। उनके आधार पर भी बहुत सारे हमें पक्षियों के बारे में जानकारी और जानवरों के बारे में मिली है। जैसे इनमें सबसे ज़्यादा हमें जो है वो जो कुबड़ वाला बैल होता है, क्या बोलते हैं, नंदी बोलते हैं, वही तो नंदी बोलते हैं ना उसको, कुबड़ वाला बैल होता है, उसके सबसे ज़्यादा चित्र मिले, सबसे ज़्यादा मोहरों पर सबसे ज़्यादा उसको मिले। इसका मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा जो था वो कॉमन था। उसके अलावा बैल दोनों तरह के थे, कुबड़ वाला, बड़े सींग वाला बैल भी, बगैर कुबड़ का, और छोटे सींग वाला बैल भी। इसके अलावा गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश, इन सब जानवरों को हमने किस आधार पर माना? या तो उनके चित्र में या उनके फॉसिल्स में। अच्छा, हाथी से भी परिचित होंगे, क्यों, किस आधार पर? हाथी का कुछ नहीं मिला ऐसा हमें। खोपड़ी के बारे में भी अभी वो है। हाथी की जो सबसे मजबूत दलील है कि हाथी दांत का प्रयोग करते थे। जब हाथी दांत का प्रयोग करते थे तो इट मीन्स कि हाथी से वो परिचित थे। सबसे हाथी दांत कैसे? हाथी दांत के जो रिमेन्स हैं वो, हाथी की जो रिमेन्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हाथी दांत की चीजें मिली हैं जो इस बात का सबूत है। यानी इस पे क्वेश्चन है कि अगर हाथी से वो लोग परिचित थे या अपरिचित थे, इसका क्या साक्ष्य है? जब ऊंट और घोड़ा, ये भी हमेशा से डाउटफुल रहा है और विद्वानों के बीच में इसमें भी बड़े बड़े डिबेट हैं हमेशा से कि ऊंट और घोड़े की क्या वो है। घोड़े के बारे में मैं बताया था, एक जगह से प्रतिमा में मिली है और एक जगह से उसके एक जगह से उसका जो
राइट का टॉप का सेकंड मूलर जो होता है दांत, वो दांत भी मिला है। इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिसके बारे में ये समझा जाता है कि ये दांत कहाँ से मिला, ये लिखी है, शायद मैंने नहीं लिखवाया और पहले लोथल से मिला है, उसका सेकंड मूलर घोड़े का राइट अपर सेकंड मूलर जो है वो लोथल से मिला है। अच्छा, वो तो हमें लिखा था कि सरकोटा और कालीबंगन से उसकी घोड़े की प्रतिमाएं मिली हैं, ये मैं लिखवा चुका हूँ। ये वहाँ से नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा, ये वहाँ से प्रतिमाएं मिली। ऊंट के फॉसिल्स मिले हैं, वो मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और सरकोटा। मोहनजोदाड़ो और सरकोटा, यहाँ से ऊंट के फॉसिल्स मिले। एक इसमें और क्वेश्चन एक सुरकोटदा, टा है, टा और दा है और आ का डंडा है, सुरकोटदा, यहाँ से ऊंट के फॉसिल्स मिले। गेहूं जो उगाया जाता था उस समय, उसकी दो टाइप्स थी और वो टाइप्स पंजाब में आज भी उगाई जाती है, इसलिए उनके नाम आप लिख लीजिए, वो आसानी से आपको मिले। ट्रिटिकम, ट्रिटिकम कंपैक्टस और स्प्रोकोकस दूसरी है। नहीं, ये सेकंड है, एक ही है ये। ट्रिटिकम कंपैक्टस और स्प्रोकोकस, ये गेहूं की दो टाइप्स हैं और ये उस समय वहाँ उगाई जाती थी इन्हें, और ये आज भी पंजाब में कुछ जगहों पर ये उगाई जाती है। नहीं, एक है ये ट्रिटिकम कंपैक्टस। अपने नहीं, यह है स्प्रोकोकस कंपैक्टस, टासा कंपैक्टस, ट्रिटिकम कंपैक्टस, ये एक है, दूसरा अलग है। अच्छा, वो जब बात है हाथी दांत के कपाट उसकी मिलाई कपाल उंगली है, उसके बारे में कुछ विद्वान उसको नहीं मानते। लोथल, लोथल गेंडा, गेंडा, गेंडा नहीं, गेंडे के चित्र हैं, वो तो बाद में मिलते हैं हमें, तो अभी नहीं, वो तो वैदिक पीरियड में जाके मिलते हैं जेल के लिए। ये हाथी कपाल के बारे में ये है कि मोहनजोदाड़ो से भी हमें इसके साक्ष्य मिले। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो से जो हाथी कपाल है उसके बारे में वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुआ है हाथी के वेट, वो ज़्यादा ऑथेंटिक, उसके बारे में मोस्टली जो हमारे विद्वान हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, मोहनजोदाड़ो वाले को। सिर्फ मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है और हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, जो फॉरेंसिक लोग हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मोहनजोदाड़ो के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है सिंध का बाप। क्या कहते हैं इसको? सिंध का बाप। बल्कि इसके लिए शब्द यूज करते थे वो लोग, नखलिस्तान। नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो के लिए, मोहनजोदाड़ो को नखलिस्तान, इसको आसान भाषा में क्या कहते हैं? बाप, सिंध का बाप। ओएसिस अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओएसिस।
घोड़े के बलूचिस्तान में एक जगह है राना ढूंढई, वहाँ से घोड़े के पंजर मिले थे, लेकिन ये पीरियड भी बात का पीरियड है, इसीलिए इसको बहुत से लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते। लेकिन ये लफ्ज़ राना ढूंढई याद रखिएगा सब, क्योंकि यहाँ भी घोड़े के साक्ष्य हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है, जबकि ये लेटर पीरियड है, बात का पीरियड है। उस जमाने में जो शिल्प क्षेत्र था उसमें सब चीज़ें थी, कपड़ा बुनाई, बढ़ाई, रंगाई का भी बहुत बड़ा था। उसके अलावा गोल्ड और सबसे ज़्यादा कॉपर का बहुत ज़्यादा वर्क था। तो एक जगह से हमें पूरे कॉपर के वो भी मिले हैं डिफरेंट जगहों से पिघलाने के साक्ष्य, और एक जगह पिघला हुआ उसका ढेर भी हमें कुछ जगहों पर मिला है। तो बढ़ाई, कारपेंट्री और मेसनरी, ये सारे प्रोफेशन वहाँ पर थे और डेवलप अवस्था में थे। कताई बुनाई क्यों माना, कताई बुनाई में क्यों माना गया, इसलिए कि हमें तकली और वो चीज़ें राहत दूंगे, जिसकी बिना पर ये माना जाता है कि कताई बुनाई भी थी। कपड़ों को सीने का रिवाज भी था, ये किस आधार पर माना गया, सुइयाँ मिली हैं जिसके आगे कि कपड़े सिए भी जाते थे। उसके अलावा जो बहुत से कुछ जगह से, एक जगह यहाँ से एक वस्त्र मिला है ऊनी, एक जगह से कॉटन का दरसा वो मिला है। इन आधार पर मानते हैं कि ऊनी और सूती, वोलन और कॉटन दोनों प्रकार के वस्त्र और दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, वो भी हमने देखा है कि बीट फैक्ट्री जो हमें बताई थी। एक मूर्ति मिली है जिसके बारे में ये है कि वो किसी पुरोहित की मूर्ति है, प्रीस्ट की मूर्ति है, वो है उस पर 3 पट्टियाँ टाइप जो होती हैं कलर की, तिब्बतिया 3 पॉइंट, जिससे पता चलता है कि कपड़ों की रंगाई का काम भी वहाँ पर था। बुनाई, सिलाई और रंगाई, इन तीनों चीज़ों को वहाँ पर वो मौजूद थे। और कुम्हार का चाप तो आप जानते हैं बहुत पहले से घूम रहा था। और जो ये मोहरें, ये चीज़ें पड़ती हैं, ये हाथ और सांचे दोनों से बनाई जाती हैं, हाथ और सांचे दोनों से बनाई जाती हैं। एक चीज़, चांदी के बर्तन तो बहुत मिले हैं, जेवर तो हमें सोने और चांदी दोनों का मिला है, लेकिन बर्तन हमें केवल चांदी के मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता है कि किसी भी साइड से कोई हमें सोने का बर्तन नहीं मिला है, गोल्ड का हमें कोई बर्तन नहीं मिला है। चांदी के बर्तन हमें बड़ी संख्या में वहाँ से डिफरेंट जगहों से मिले हैं। शीशे के भी कुछ उपकरण हमें मिले हैं, हमें कुछ चीज़ें, और धातों को गलाने की तो मौजूद थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें। बीट फैक्ट्री, ये मैं सब आपको चीज़ें लिखवा चुका हूँ। अब आइए, कच्चा माल कहाँ से आया करता था, ये थोड़ा सा देखिए। कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, जिस आधार पर आप अपनी चीज़ें बनाते हैं। तो सिंधु घाटी के या हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल कहाँ से लेते थे, उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें बड़ी लंबी फहरिस्त बोली थी। जो जैसे सोना जो है वो मैसूर से आता था। सोना कहाँ से आता था, मैसूर से आता था। तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। राजस्थान और बलूचिस्तान इसके अलावा कुछ जो है वो मद्रास क्षेत्र से भी आता था सोना। वो लिख लीजिए, मैंने इसको लिखा नहीं, वो लिख लीजिए, क्योंकि मद्रास भी है जहाँ से सोना आया करता था। सोना मैसूर से, तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान, मद्रास, तीनों जगह से। सोना मैसूर से, तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान, मद्रास, इसमें लिखा नहीं कि मद्रास है, मद्रास से आया करता था। शीशा जो है वो अधिकतर अजमेर से आता था। इसके अलावा जो ये हमारे कीमती पत्थर होते हैं ना, बहुमूल्य पत्थर, स्टोन्स, ये कश्मीर से आते थे ज़्यादातर, कश्मीर से। और काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में। काठियावाड़ और कश्मीर, यहाँ से बहुमूल्य कीमती पत्थर, स्टोन्स आया करते थे। मेसोपोटामिया से जो हम बिजनेस करते थे वो किसके, वो जल मार्ग से होता था। मेसोपोटामिया को जो चीज़ें जनरली बहुत सी चीज़ें भेजी जाती थी, उनमें जो इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो हम भेजते थे वो आप देखिए।
एक तो सीप और हड्डियों के मन के, सीप हाँ सीप और हड्डी के प्रोडक्ट्स, मोहरे सर सीप और हड्डी, सीप और हड्डी के मन के प्रोडक्ट, और मोहरे जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष चीज मोहरे ही है। श्री जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क था, ये जो शासन वर्क करता था या आम जनता? नहीं, अभी मैंने आपको शायद आपको पहले मैंने बता रहा था, तो मैंने बताया कि जो 4 क्लास थे, शासक वर्ग इनका माना जाता है कि वो थे ग्रीस थे, पुरोहित वर्ग था, धार्मिक वर्ग जो था वो रूल करता था। ये सेकंड वर्ग का होता था वारियर्स का था, लड़ने वाले या प्रोटेक्ट करने वाले थे, लड़ते नहीं थे वो प्रोटेक्ट करने वाले थे यहाँ से। और तीसरा वर्ग था जो ट्रेडर्स था, आर्टिशियंस था, शिल्पकार, ये अलग वर्ग थे। और चौथा वो निम्न वर्ग था जिसमें किसान, श्रमिक, लेबर, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन है वो क्या है? इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसमें कौन कौन आते थे? पुरोहित, जादूगर, वैद्य, ये सब आते थे। इसमें रूलिंग क्लास जो था वो कौन था? वो पुरोहित का था, प्रीस्ट वर्ग का था। उसके बाद सेकेंड क्लास था वारियर्स का। वारियर में युद्ध करने वाले नहीं थे, बल्कि वो मेनली क्या थे? अपने किलों की रक्षा करने वाले थे। और थर्ड वर्ग यही था, जो ट्रेडर्स थे, आर्टिशियंस थे, शिल्पकार थे, ये थर्ड वर्ग था। और चौथा वर्ग लेबर क्लास था। लोथल से मेसोपोटामिया को तांबे की बनी हुई बस्ती ले जाती थी। लोथल से तांबे की, और कुछ उसके भी मिले हाथी दांत के, वो भी लिख सकते हैं आप, हाथी दांत और तांबा, ये वस्तुएं कहाँ जाती थी? मेसोपोटामिया। ये लोथल से जाती थी। अच्छा, वहां से क्या चीजें आती थी? ये एक्सपोर्ट था हमारा। और इंपोर्ट क्या था? उसमें ब्रॉन्ज की चीजें, ब्रॉन्ज के पिन जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के पिन थे, ब्रॉन्ज के छोटे प्रोडक्ट्स, वो हमें मेसोपोटामिया से मंगाते थे। इसी प्रकार से कुछ खानों वाले मन के मिले हैं जो मेसोपोटामिया में बड़ी संख्या में यूज होते थे, वो हमारे यहाँ भी मिले हैं। इसका मतलब है कि वो भी वहां से आया करते थे। सेल खड़ी के बटन, सेल खड़ी के बटन, ये भी कहां से आते थे? मेसोपोटामिया से आते थे। मोहनजोदाड़ो से कुछ स्पेशल चीजें आती थी, जिसमें जो हमें वहां पे मिले हैं, मेसोपोटामिया की चीजें हमें मिली है। उसमें मेसोपोटामिया की हमें एक तो मोहर मिली है और एक ठिकरा मिला है जिसमें नाव बनी हुई है। ये मेसोपोटामिया की है जो हमें मोहनजोदाड़ो में मिली। यहाँ पे एक शब्द लिख लीजिए, पता नहीं आपने पढ़ा होगा, वैसे किसी बहुत छोटे क्लास की किताब में ये है, मेलूहा। क्या है ये? मेलूहा। मेलूहा क्या है? सुमेरियन लेख में इस सिंधु को कहा जाता है। हाँ, सुमेरियन जो लेख, देखिए इंडस वैली के लेख अभी नहीं पढ़े जा सके, लेकिन सुमेरियन उनके वहां जो लेख हैं जो पढ़े जा चुके हैं, वहां लेखों में ये शब्द आया है। और ये शब्द यूज किसके लिए किया गया है? मेलूहा कहाँ लिखा था मैंने? ये सिंध के लिए यूज किया जाता है मेलूहा। मेलूहा सिंध के लिए वो लोग यूज करते थे। अच्छा, मेसोपोटामिया के कुछ जो ट्रेड सेंटर है वो भी लिख लीजिए, इसलिए कि जिन उनसे मेसोपोटामिया जो पूरी सभ्यता थी उसके उसमें सुमेर, उर, ये उर जो है ये बड़ी बड़ी प्राचीन बस्ती है। क्रिश्चियनिटी, ज्यूडिज्म और इस्लाम, इन तीनों के जो फोर फादर्स अपने लिए मानते हैं, इब्राहिम जिनका सुना होगा, इब्राहिम जिनको मुस्लिम कहते हैं, वो इसी उर के रहने वाले थे, इसी उर की जगह थे। 10,000 थी। ये सुमेर और उर जो थे ये उस वक्त के बहुत बड़े सेंटर थे। उसी में एक असमर, उम्मा, किश और लगश, बहुत से नाम है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम है। यानी जैसे हमारी ये लोथल, कोटडिगी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा,
ये वहाँ के सेंटर थे, उसको इनके कंटेम्प्रेरी, इन सभ्यता सब शहरों के कंटेम्प्रेरी वहाँ के सेंटर थे जिनके बीच में ट्रेड हम लोग किया करते थे। और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही है। एक नाम और भी आप देख सकते हैं, जैसे मीरपुर। ये मेलुआ का जो शब्द आया है वहाँ के लेखों में, तो वहाँ उसके साथ आया है कि ये मेलुआ से जो है वो सोना, तांबा, हाथीदांत, ये लिख लीजिए। उनके लेख में मिला है कि मेलुआ से पुर, सोना, तांबा, हाथीदांत और स्पेशली उसको आबनूस जानते हैं, ब्लैक जो होती है आबनूस को, आबनूसी से कुछ उसका और बॉटनिकल नाम भी होगा उसका। ब्लैक होती है, बहुत कीमती होती है, अब तो बनती नहीं, पुराने ज़माने में उसके सोफे बड़े बनते थे ब्लैक आबनूस के, ब्लैक होती है। ये आबनूस भी मेलुआ जाता था, ये वहाँ के लेखों में मिला। आबनूस ये लकड़ी होती है, हमारे यहाँ भी आबनूस की छड़ी है, मेज की, हमारे ग्रैंडफादर। तो आबनूस बहुत यूज़ होता था, क्योंकि कीमती चीज़ें तो अब इतने आबनूस के पहले दुल्हों को वो दिए जाते थे, उनके ज्वेलरी बॉक्स जो होते हैं वो आबनूस के होते थे बड़े। ये यहाँ से इंडिया से वहाँ जाते थे। कहाँ पर? इंडिया से जाते थे, मतलब सिंध से, मलुहा से। ये वहाँ सुमेरियन लेख में ये मिला है कि मलुहा से उर जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, उनमें जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें, इनमें आबनूस की लकड़ी भी शामिल है, इंक्लूड है इसमें। लगा इसके बाद निप्पुर। निप्पुर अच्छा, ये जब बिजनेस यहाँ से हो रहा था तो डायरेक्ट यहाँ से तो चीज़ नहीं पहुँच सकती होगी, कुछ बीच के रास्ते भी तो होंगे ना, किसी मीडियम से जाता है, उसमें बहरीन अभी भी एक कंट्री है, आप यार गल्फ में आप जाइए, हाँ, और इंडियंस वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं लाखों। बहरीन, ये बहरीन जो था मीडियम था इंडिया और नॉट इंडिया, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में। और इसका जो रूट दिया हुआ है, मतलब माना गया है, वो है लोथल से वही सुट्टो गंडो, और वहां से पर्शियन गल्फ, ईरान की खाड़ी होता हुआ, पहले होता हुआ मेसोपोटामिया। ये रूट था ट्रेड का। लोथल गुजरात, वहां से सुट्टोगेंडर, उसके बाद पर्शियन गल्फ, ईरान और बहरीन से फिर उर्दू। ये सब नाम आपको मैंने इससे पहले लिखवाए जब फर्स्ट क्लास ली थी, सुट्टोगेंडोर, लोथल, ये सब आपके पास, ये साइट्स हैं सब सिंधु घाटी सभ्यता की। पर्शियन गल्फ ईरान की खाड़ी जिसे बोलते हैं, और बहरीन होकर ये मेसोपोटामिया के शहरों में जाया करते थे। ये ट्रेड रूट था जो सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में था। पर्शियन गल्फ, मेसोपोटामिया, वहां से ये मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया और भारत के बीच का, नॉट भारत, सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का ये ट्रेड रूट था। और ऑफकोर्स ये जल मार्ग से था। इस एक शब्द इसमें और है जो एक क्वेश्चन में मैंने देखा था, वो भी लिख लीजिए उन्होंने, सारगोन युग। ऐसा है कि मेसोपोटामिया और इसके बीच जो बिजनेस था, उस बिजनेस के लिए हमारे विद्वानों ने डिफरेंट युग यूज किए शब्द। उसमें एक शब्द आता है सारगोन युग। अरे यार, सारगोन युग। आमतौर पर जनरली इसको 2400 से 1750 तक है डेट में। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये मलुआ और मेसोपोटामिया के बीच में जो व्यापार था
वो व्यापार का युग सारगोन युग कहलाता है। समझ में आई बात? बिजनेस का ये युग जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच होता था, ये कौन सा युग कहलाता है? सारगोन युग के अंदर में आता है। बहुत से युग हैं, उस समय कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारगोन युग इसलिए है कि इस युग में ये ट्रेड हुआ करता था। देखिए मेसोपोटामिया से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था, उसके अलावा मिस्र से, इजिप्ट से ट्रेड होता था, लेकिन मिस्र से कम होता था। ये जो हमारा बड़ा रिश्ता था वो तो मेसोपोटामिया से था, लेकिन मिस्र आप जानते हैं कि वो बहुत प्राचीन सभ्यता है, लेकिन मिस्र के साथ भी हमारे क्या थे? रिश्ते थे। और मिस्र का जो मेन व्यापार था वो हमारा लोथल से होता था। ये क्वेश्चन देखा था मैंने सर के, मिस्र से हमारे व्यापार का मेन केंद्र कहाँ से था? लोथल से था। क्योंकि हमें लोथल से एक मिट्टी की वो मिली है, कौन सा जानवर कहलाता है? गोरिल्ला। गोरिल्ला की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है हमें, और एक जगह से हमें लोथल से मम्मी की आकृति भी मिली है। मम्मी समझते हैं ना सब लोग? उसके हाँ, उसकी आकृति भी मिली है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि वो मिस्र से लोथल का संबंध था। क्योंकि ये दोनों चीजें मिस्र के दृष्टिकोण से, मिस्र के संदर्भ में ही मानी जाती हैं, वही इंपॉर्टेंस रखती हैं। मिस्र के अलावा तीसरा जहां से हम व्यापार करते थे वो सीरिया था। सीरिया का जो मेन एक स्थान था वो हम्मा। सीरिया अभी भी आप जिसको आजकल बड़ी जंग चल रही है वहाँ पे सीरिया, जिसको शाम भी बोलते हैं लोग, ये यमन, सीरिया, ये सब एक बेल्ट है अरब कंट्रीज की। इस सीरिया यहाँ से सीरिया में हमें वो मिली है, इसमें वहाँ पे सीरिया की खुदाई हुई, तो ये जो हमारा कुबड़ वाला बैल होता है ये, और एक मोहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की वहाँ पर मिली, जो इस बात का इंडिकेट करती है कि इन दोनों के बीच में वही निष्कर्ष निकालना हमारे हाथ में है कि टांगे टूटी या उसकी सुनाई नहीं। लेकिन जाहिर है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हीं के आधार पर हम डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं। एक इसमें और हमारा बिजनेस सेंट्रल एशिया के हिस्से से भी होता था, जिसको जो ये तुर्कमानिस्तान का क्षेत्र कहलाता है ना, ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, ये जाएंगे ना ऊपर, ये तो आपका अफगानिस्तान, ईरान, इराक चला गया, ये हिस्सा जो सेंट्रल एशिया है, तुर्कमानिस्तान का क्षेत्र, यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ न कुछ व्यापार करते थे। और ये जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर जो है, उसके तट से ही ये व्यापार हुआ करता था, क्योंकि हमें वहाँ से सिंधु घाटी की मोहरें और बहुत से पॉटरी हमें वहाँ से मिली है, कैस्पियन सी के तट पर। चाहो तो आप उस जगह का नाम भी लिख लो, अलीतन बेट। अलीतन बेट ये सेंट्रल एशिया की एक जगह है, तुर्कमानिया की, कैस्पियन सागर के तट पर। वहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ मोहरें हमें और कुछ पॉटरी प्राप्त हुई। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन था। ये जो बिजनेस था हमारा, बिजनेस में मोटे तौर पे याद रखिए, सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद सीरिया, और उसके बाद ये सेंट्रल एशिया का तुर्कमानिस्तान का क्षेत्र, यहाँ से हम लोग बिजनेस करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता। एक चीज़ और है, आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, बिजनेस जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना, फेवरेबल और अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल कौन सा होता है? जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, वही होता है जी। हाँ, और जिसमें इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो वो फेवरेबल नहीं होता, फेवरेबल होता है। ये हमारा जो बिजनेस था इन सबसे, वो हमारा फेवरेबल बिजनेस है, यानी हम चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और मंगाते कम थे। अब आइए कुछ थोड़ी सी अलग इस की चीज़ें जो है वो इनके धर्म के बारे में, इसलिए कि मैंने अभी कहा था शुरू में कि धार्मिक के बारे में भी बहुत सारे अनुमान लगाए गए हैं, और आज भी ये माना जाता है अनुमान कि मौजूदा हिंदू धर्म जो है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं से हमें वहाँ से मिलती हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती हैं। ये धर्म जो है ये हमने किन चीज़ों पर अनुमान लगाया गया? वही मोहरें, मुद्राएं, वही चित्र जो वहाँ से डिफरेंट ऊपर मूर्तियाँ, ये पाषाण मिट्टी की, ये सब चीज़ें,
इन सब से हमने किस चीज़ के बारे में अंदाजा लगाया है? धर्म का। वो धर्म का अनुमान क्या है वो भी आप नंबर 1 मैंने बताया कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। कितने विद्वान कहते हैं कि मंदिर के साक्ष्य वहाँ से नहीं मिलते। अलबत्ता यज्ञ और जो कालीमंगल से मैंने बताया था अग्निकुंड, वो साक्ष्य हमें मिलते हैं। मार्शल ने मैंने आपको बताया कि माता देवी उसको माना है उसने। और ये जो है आपके एक मोर पर एक आकृति मिली है जिसमें दिखाया गया है कि मूर्ति के सर पर जो है पंखा जैसा एक वो है आभूषण जो होता है, और उसके आसपास कुछ दीपक जलने के कुछ धुएं का भी वो है। तो ये माना गया है कि ये देवी के रूप में उस वक्त पूजी जाती थी। और माता देवी के दोनों रूप पूजे जाते थे। दोनों रूप कौन से? शक्ति काली माता का भी, और दूसरा इसका उल्टा कौन सा होगा? मोहब्बत करने वाली का भी। दोनों रूप में उसको पूजा जाता था। यानी वो शक्ति का और गुस्से का प्रतीक भी थी और प्यार और मोहब्बत का प्रतीक थी। दोनों रूप में उसको पूजा जाता था। बल्कि ये जो उसने कहा था कि साउथ इंडिया वगैरह में कुछ उसमें वो कह रहा था दीप लक्ष्मी, कहा कि ये जो मूर्ति बता रहा हूँ कि वहाँ रखेगा और ये है, ये उसको मैंने कहा है कि क्या है, ये दीप लक्ष्मी का प्रतीक है। क्या? दीप लक्ष्मी का। इसी को मार्शल ने अर्थ गॉडेस कहा है, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमें मैंने बताया कि बहुत सारी नारी चित्र मिले। उसमें एक चित्र में मैंने आपको शायद बताया था कि उसके पेट से पौधा उगते हुए दिखाया गया, यानी क्रिएशन के रूप में नारी को पूजा जाता था। और ऐसे नहीं किसी पौधा का, एक उसमें पौधा है और वो एक आदमी चाकू लिए खड़ा, ये नारी की बलि का प्रतीक भी एक चित्र के जरिए मिलता है। यानी नारी है और वो क्या है, एक आदमी चाकू लिए मनुष्य खड़ा, ये भी एक चित्र में हमें मिला। ये मानव बलि का प्रतीक माना जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि पीपल की शाखाओं के बीच में एक स्त्री को दिखाया गया है और एक उसके नीचे जो है वो बकरा जो है वो उसे लिए खड़ा है और आगे भीड़ दिखाई दृश्य है। ये क्या है, ये जो उसको बकरे की बलि की जा रही थी माता देवी को, ये उसका प्रतीक माना गया, उसी का चिन्ह माना गया। ये हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी ये धर्म से संबंधित जो हमने अनुमान लगाए हैं वो इन चित्रों के आधार पर लगाए हैं। मोहनजोदड़ो से को मिला है, योगी का एक चित्र मिला है जिसमें मुद्रासीन में एक बैठा है, मनुष्य बैठा है आसन जमाए में के लिए, और उसके वो उसके में चीता भी है, उसका चित्र है, और हाथी का है उसका राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में उसका भैंस और गेंडे का चित्र है, और सिर पर त्रिशूल जैसा एक आभूषण है उसके, जो पशुपति शिवा। आधुनिक काल में ये माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पिलर है वो कौन है? शिव। उनको माना जाता है कि वो किसी न किसी रूप में उस वक्त पूजे जाते थे और आज तक उनकी पूजा एक कंटिन्यूएशन के साथ रही है, उसमें कहीं कोई गैप नहीं है। शिव से संबंधित और भी कई चीजें प्राप्त हुई हैं। इसमें 2 मुद्राएं और भी प्राप्त हुई, जिसमें एक होते 3 मुंहों के साथ है 3 फेसेस में, और एक सिंगल फेस के साथ है। उसको भी हमारे जो आइडेंटिफाई किया गया है वो शिव के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया है। धर्म में ये सारी चीजें। इसके अलावा एक बड़ी संख्या में हमें जो लिंग योनियों के वो मिले हैं, पत्थर और मिट्टी की बहुत सब बड़ी संख्या में मिले हैं। बल्कि लिंग में उसमें छेद होता था और उसको शायद डोरा डाल के उसको ताबीज़ के रूप में भी पहना जाता था। ये अनुमान लगाया गया है कि उसको ताबीज़ के रूप में भी पहना जाता था। और किसी न किसी रूप में ये बड़े समय तक ये जो है ट्रेडिशन चलती रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एटलीस्ट ये चीज़ पूरी तरह से मौजूद थी। विभिन्न पशुओं पक्षियों की पूजा थी। फाख्ता जो है बड़ी पवित्र मानी जाती थी। ये देखिए, मैंने अभी याद है किसी किताब में नहीं मिलेगा कि हमारे टीचर जो फाख्ता को वो बड़ा पवित्र मानते थे। सिंधु घाटी में फाख्ता जानते हो नहीं जानते?
फाख्ता तो आज भी आप जो है वो उसका प्रतीक मानी जाती है, किस चीज़ का, शांति का, अमन का। फाख्ता पक्षी है जो मासूम, मुहावरा हिंदी साहित्य में कि फाख्ता की तरह मासूम है ही वो, बहुत सीधी गोली बारी से पक्षी होता है। और आज भी फाख्ता को शांति का प्रतीक मानते हैं, आज के दिन भी, इस 21st सेंचुरी में। फाख्ता उसको यार अंग्रेजी में कुछ और कहते होंगे, गूगल पर डालिएगा। हम तो फाख्ता को समझ लिया, फाख्ता क्या होता है तुम लोगों ने भी देखी होगी, छोटा सा पक्षी होता है। नहीं तो वो हो गई फाख्ता होती है। अरे भैया जिस पक्षी सुनो तो, अरे सुनिए तो, जिसकी बोली सबसे ज्यादा सुनी जाती है तो कोयल की होती है, और एक करके बोलती है ना, वो फाख्ता होती है। खैर छोटी सी, तो फाख्ता जो है वो आज भी मॉडर्न एज में अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक अमन का प्रतीक मानी जाती है। और उस काल में भी फाख्ता को पवित्र वो लोग मानते थे। पीपल की बात हो चुकी है, पीपल जो है वो कोई ना कोई धर्म का उसका उस समय मौजूद था। देखिए पीपल और शिवा, इन दो के बारे में आधार पर ये माना जाता है कि हिंदू धर्म की कंटिन्यूटी है सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक। बहुत सारी चीज़ें बीच में परिवर्तित हुई, नए नए लोग, इंद्र वरुण आप देखेंगे आए, फिर वो भी पुराने हो गए, फिर नए आते, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म की बेस को कंटिन्यू रखा। वो ये दो चीज़ें। जादू टोने पर वो लोग बहुत विश्वास रखते थे, और मैंने कहा था कि जादूगर जो होते थे वो वहाँ पर हायर क्लास में था, यानी अपर क्लास में था वहाँ के वो। और उनके बारे में माना जाता है कि हायर क्लास वो जो फोर्टिफाइड सिटी था, ये जो अपर उसमें रहते थे वो उसमें रहा करते थे। ताबीज़ों का बड़ा रिवाज था जो इन चीज़ों से वो पहने जाते थे। इसके अतिरिक्त आग की पूजा, ये इनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इम्पोर्टेंट। ये इनके धर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी इसलिए कि देखिए धर्म में इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन आते हैं तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। सारा हमारा जो ज्ञान है वो उन मोहरों पर, चित्रों पर और मूर्तियों पर आधारित है। उन पे जो हमें चीज़ें मिली हैं उनके आधार पर हमने धर्म के बारे में लगाया कि पीपल को, फाख्ता को, शिव को, ये हमें, ये वहाँ के पवित्र वो थे। इसी प्रकार से नारी को और फाख्ता को, ये सारी चीज़ें उनके धर्म से संबंधित। और इन्हीं के लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्यंस, तो वो इनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग सभ्यता ही बिल्कुल अलग है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एकदम से एक चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसको पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से कई चीज़ें कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लिख लीजिए, जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने देखे हैं पुरानी चीज़ों में। इससे मोहनजोदाड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत का को मिला है स्केल। पार्ट तो मैंने आपको बताया था बहुत जगहों से मिले थे ना, पत्थर के पार्ट भी थे और डिफरेंट टाइप के वैसे पार्ट भी थे, लेकिन पैमाना स्केल लोथल से हाथी दांत का और मोहनजोदाड़ो से सीप का। किस बिना पर कहा? एक तो उसका शेप और दूसरे उस पर निशान बने हुए, उस आधार पर ये माना गया कि ये स्केल। अच्छा, हड़प्पा से ये पता नहीं मैंने बताया था, नहीं बताया था आपको जब वो क्रिमेशन के बारे में बताया था, बरियल सिस्टम के। हड़प्पा से एक हमें ताबूत के अंदर शव मिला है दफन, कहीं और से नहीं मिला है। उदाहरण जिस तरह से क्रिश्चियन करते हैं ना, मुस्लिम तो ऐसे ही कर देते हैं, क्रिश्चियन क्या करते हैं, जनरली हमें वो ये परंपरा मिली, लेकिन क्रिश्चियन ताबूत, लकड़ी की ताबूत में, ताबूत समझते बॉक्स तो समझते बनते, तो ये हमें हड़प्पा से इसका उदाहरण मिला है। केवल एक उदाहरण है कि जिसमें शव को लकड़ी की ताबूत में बंद करके दफन किया गया था। माल ढोने के लिए जो थल के रास्ते था, 2 पहियों और 4 पहियों दोनों की गाड़ियाँ प्रयोग की जाती थी, ठोस पहियों की गाड़ियाँ। मैंने बताया था कि पहिए हमें बहुत जगह से मिले हैं, खिलौने वाले पहिए भी और वैसे पहिए भी। तो ठोस पहियों की 2 पहियों वाली और 4 पहियों वाली, बैलगाड़ी भी और भैंसा गाड़ी भी।
ये भी हमें वहां से प्राप्त हुई है दोनों। एक चीज देखिए, मैं आपको इस तरह से जुड़ा हुआ है, लिख लीजिए, वो है तो उसका ऋग्वेद में एक लफ्ज आया हरियुपा। हरियुपा, इसके बारे में बड़ा विद्वानों में पहले मतभेद रहे। अब इस पर सहमत है कि यह हरियुपा शब्द जो है ये सिंधु घाटी के लिए आया। अब भी कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन अभी इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि हरियुपा शब्द जो है ये किसके लिए आया है। ये हरियुपा ये ऋग्वेद में आया है। अच्छा, एक चीज और है जिसके बारे में बहुत से विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों ने कहा है और वो उसको मानते हैं। वो कहते हैं कि उनकी वो शिक्षा प्रणाली भी थी उनकी है, और उस शिक्षा प्रणाली में वो 3 चीज़ों को कहते हैं कि ये 3 चीज़ों की शिक्षा स्पेशल दी जाती थी। सोच सकते हैं कौन सी? अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ज्योतिष। अलजेब्रा ये लिख लीजिए इसलिए कि इस पर जब है तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ज्योतिष, ये उनके सिलेबस में ही, आज की ज़माने में कहीं भी क्या था, उनकी सिलेबस में ये चीज़ शामिल थी। अच्छा, ज्योतिष तो आप जानते हैं कि यूनान से लेकर मेसोपोटामिया और पटरा, ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष ये हस्तरेखा वाला नहीं होता जो सितारों की चालों से, एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष और ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये वहाँ के उनके सिलेबस में शामिल था, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, ये मैं बात करता, ज़्यादातर हम मिट्टी की, पत्थर की, सिरखड़ी की, सब चीज़ों मिली है। मूर्तियाँ जितनी मिली है वो 99% तक जो वो न्यूड मिली है, और ज़्यादा उनके कमर पे एक पट्टा सा दिखाया जाता है, पट्टा बांधा होता है, मतलब वो न्यूड मूर्तियाँ हैं सारी। एक चीज़ और मिली है खुदाई से कुछ जगहों से, स्पेशली हड़प्पा, और एक जगह और है से उस तरह टाइप चीज़, और उसकी बना पर ये अंदाज़ा लगाया कि वो लोग शायद हिजामत पावी बनाते थे। पता नहीं हो सकता है उस तरह का क्या यूज़ करते हो, लेकिन अनुमान ही लगाया गया क्योंकि ऐसी तस्वीरें मिली हैं। जनरली हमने क्या कहा था कि उनके मनुष्य मेल के बड़े बाल होते थे, औरतें अपने बालों को गूंथती थी, दाढ़ी सबकी होती थी, लेकिन बगैर दाढ़ी के भी हमें चीज मिले नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दाढ़ी बनाने का रिवाज था, और उस तरह जब मिल गया तो उसने और सिद्ध कर दिया कि वो दाढ़ी बनाते थे। मूर्तियाँ ये सब पत्थर की थी। इसमें चाहे आप लिख लें 2-3 चीज़ें जो जिसकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली, सेल खड़ी थी, चूने पत्थर की, चूना पत्थर होता है, एक बलुआ पत्थर होता है उसकी, एक स्लेटी पत्थर, जो स्लेट तुम लोग यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया, चाक से लिखते थे, तो शायद यही पत्थर होता है इसलिए। और एक पत्थर होता है अल्बेस्टर, इनकी ज़्यादातर मूर्तियाँ मिली हैं हमें। धातु में आप पढ़ चुके हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ हमें मिली हैं। इसके अलावा कुछ मूर्तियाँ लाल रंग की पक्की भी ईंटों की भी मिली हैं। ईंटें पकाई जाती हैं ना, कच्ची पक्की दोनों बनती थी, लेकिन कुछ मूर्तियाँ हमें ऐसा लगता है कि वो या तो वो मिट्टी को बनाने के बाद उनको पका दिया गया भट्टे में, जैसे ईंट पकती है, पहले लोग पक्की ईंट की मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी उसकी भी बनाई जाती है। जो इनका बरियल सिस्टम था एज ए होल, सब जगह मिला के वो 3 तरह से था। मुर्दे को ऐसे ही पूरा दफन कर देना, जलाकर उसके अस्थियों को दफन कर देना, ताबूत में दफन, ताबूत को दफन में आ गया। तीसरा ये भी प्रथा थी कि शव को जंगल में छोड़ दिया जाता था, जैसे कर देते थे, और चील कपड़े मतलब जानवर उसको, फिर उसकी अस्थियाँ जो थी उनको दफन किया जाता, उनको दफन किया जाता। इस 3 तरह की परंपराएं वहाँ की डिफरेंट तो से हमें मिली हैं। जो इसकी स्क्रिप्ट में मैंने पहले दिन बात की थी कि जो स्क्रिप्ट इनका था, पिक्टोग्राफिक था, वेल गेट और बॉस्टोफेडन था, ये बात हो चुकी है। अच्छा देखिए,
इनका स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, मैंने बताया था ना। हमारे एक विद्वान कहते हैं कि साहब ये बॉस्टोफिडन है। बॉस्टोफिडन कहते हैं यूं गए यूं आए, यूं गए यूं आए, जिगजैग, यानी वो राइट से चलता था, नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट में आके फिर राइट में, ऐसे। ये बॉस्टोफिडन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बॉस्टोफिडन। बॉस्टोफिडन ये ऐसे इसको कहते हैं बॉस्टोफिडन, राइट टू लेफ्ट और नेक्स्ट लेफ्ट राइट, जिगजैग वाला है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं भारत के क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज की वो क्या थी? बॉस्टोफिडन। कुछ कहते हैं ये बॉस्टोफिडन नहीं थी, वो सीधी सीधी राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती है। इसके जो चिन्ह कहिए या अल्फाबेट कहिए, जो भी कहिए, शुरू में 40 फिर 400, अब तो कहते हैं कि 800 से ज़्यादा, मोर देन 800 डिफरेंट चिन्ह अब तक इसके डिस्कवर किए जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए उसके अल्फाबेट कम और ज़्यादा होना किस बात का इंडिकेशन है? ज़्यादा है तो डेवलप ज़्यादा होगी, या कम है तो ज़्यादा डेवलप होगी? जितने कम होती ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, इतनी सी बात है। तो इसके जितने ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उस वक्त बहुत लैंग्वेज डेवलप होगी, जो राइटिंग थी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती। अब आइए इसके लास्ट में ये इसका जो डाउनफॉल है पतन, वो भी देखिए। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, हमारे इतिहास में हमेशा से विवाद हो, इतिहास जहाँ शब्द आ गया वहाँ विवाद अपने आप पैदा होने लगते हैं। और ये सेंटेंस कई बार उससे सुनते रहोगे, ये सबसे कमज़ोर गर्दन इतिहास की है, जो चाहे इसे पकड़ के मोड़ देता है इसमें। इसके पतन के बारे में भी हमारे विद्वान में बड़ी अलग अलग राय, बहुत अलग अलग, और बिल्कुल अलग अपोजिट जैसे। लेकिन उनको आप मैच करने, मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैच करने को दिया था कि किसकी राय में क्या है, इसलिए इसको आप सुनिए। एक तो सबसे कॉमन है वो है कि बाढ़ आ गई और बाढ़ में सब कुछ बह गया। ये किसकी भी लिख लीजिए, मार्शल, मैंने वहाँ तो मार्शल है, उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा मैके और हमारे राव जो है एस.आर. राव, ये सबसे ज़्यादा इसके पक्ष में है कि बाढ़ आई थी। मैके उस दिन भी प्रतिष्ठित आया था इनका नाम, मैंने तो कुछ नाम लिखवाए थे इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन ये उठाया गया कि भाई सारे शहर समंदर दरिया के किनारे थोड़ी ना, नदियों के किनारे, तो जब बाढ़ आई होगी तो उनके किनारे वाले शहर तो बचे होंगे, तो और शहर थे वो कैसे बच गए? वो कहाँ चले गए? वो क्यों खत्म हो गए? इसलिए इस थ्योरी को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरे एक और एक बात है, वो है एक्सटर्नल अटैक, बाह्य आक्रमण, जो बाहर से आक्रमण। ये किसने कहा है? इसमें जो मेन है वो गॉड एंड चाइल्ड, और हमारे ये मॉर्टन व्हीलर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मॉर्टन व्हीलर और पिकट, जिनका मैंने बताया था कि ट्विंस कहा था, पिकट। इन्होंने कहा कि क्या था, ये एक्सटर्नल अटैक था, बाह्य आक्रमण था, और आक्रमणकारियों ने इनको नष्ट कर दिया। अब इसमें भी बड़े क्वेश्चन उठे कि आक्रमणकारियों ने एक ही समय में थोड़ी सब नष्ट कर दिए होंगे, उन्होंने नष्ट किया होगा कुछ वो आके, उसके बाद बहते होंगे। हालांकि ये और फिर भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है कि बाहरी आक्रमण था। और बाहरी आक्रमण में आर्यंस को माना जाता है कि आर्यंस थे कि जिन्होंने ये अटैक किया था, और उन्होंने वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आर्यंस के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल में, कि वेदों में जिन लोगों से यहाँ जो सुर सब जो संघर्ष हुआ है, उनकी जो उन्होंने विशेषताएं लिखी हैं उन वेदों में, वो ऑलमोस्ट सारी विशेषताएं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में पाई जाती है। इसीलिए ये ग्रुप सबसे स्ट्रांग माना जाता है कि बाह्य अटैक, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो जो है, ये लिख लें आप इसको, कि मोहनजोदाड़ो से ऐसा लगा कि शहर को लूटा गया। वहाँ एक कमरे से 13 या उससे ज़्यादा एक साथ मानव कंकाल मिले, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं। ऐसे ही वहाँ गलियों में बच्चे और बड़ों के कंकाल मिले। तो ऐसा लगता है कि किसी ने अटैक किया, जब ना युद्धों में मध्यकाल में आप देखेंगे, और अटैक किया और उसके बाद आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद उनको मारा गया और दिया गया। तो मोहनजोदाड़ो से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले? उसे लूटने के साक्ष्य मिले। एक थ्योरी और है, वो है कि जलवायु परिवर्तन, एटमॉस्फेयर बदल गया, चेंज हो गया।
उसने जो है वो ज़मीनों को खुश कर दिया, दलदली कर दिया, जिसकी वजह से फर्टाइल नहीं रही, और उसके कारण बताइए ये किसकी थियोरी है? ये भी दो लोग हैं इसमें, एक स्टीम, मॉडर्न स्टीम, और दूसरे हमारे इंडियन में है घोष, बंगाली बापू हमारे ये। इनका मानना यह है कि एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, जिसके लिए वहाँ के लोगों को वहाँ रहना मुश्किल हो गया, वो या तो माइग्रेट कर गए या इधर उधर डिस्पर्स हो गए। एक थियोरी और भी है जिसमें जो कहानी है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया। इसने नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। ये हमारे लैम्ब्रिन है, उन्होंने कहा, लैम्ब्रिन। नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से एक थियोरी और बहुत बुरी है, ये पहले इनका नाम लिख लीजिए, कैनेडी। ये कहते हैं कि मलेरिया और महामारियां फैली बहुत सी, या मलेरिया या कोई और ऐसी महामारी फैली कि जिसने पूरी आबादी को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। एक थियोरी और है, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। कहते हैं कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता की जो कुछ भी चीज़ थी वो डिपेंड करती थी काहे पर? उनके बिजनेस पर डिपेंड करती थी। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया भी था कि उनका एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो डेवलप था। कहते हैं कि उनका एक्सटर्नल ट्रेड खत्म हो गया, उस ट्रेड के डाउनफॉल से वो उनका भी सर्वनाश हो गया, वो भी या तो डिस्पर्स हो गए, यही सभ्यता वहाँ से मिटती चली गई। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ। कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इसमें भी आप इनके नाम लिख लीजिए। इसमें वैसे तो ये व्हीलर जो है उन्होंने भी एक रीजंस में इसको माना है, मेन यही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस। इसीलिए अब बहुत से आज के आधुनिक रिसर्चर मानते हैं कि कोई एक कारण नहीं था इसका, कई डिफरेंट कारण थे जिनकी वजह से ये पूरी सभ्यता जो है वो खत्म। हाँ, एक और बड़े मजे की भी लेटेस्ट हुई है, रशियन नाम है दिमित्रियेव, उसको लिखेंगे ऐसे मेरे ख्याल में, दिमित्रियेव। दिमित्रियेव ये कहते हैं कि कुछ रासायनिक विस्फोट हुआ बहुत, और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो कहते हैं कि 15,000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से वो लोग सब खत्म हो गए। वो किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि उन्हें मोहनजोदड़ो पे जो कंकाल मिले वो ऐसा लगा कि जल के बने, वो जल के बने। इस आधार पर उनका कहना यह है कि क्या हुआ, विस्फोट हुआ कोई रासायनिक, और उस विस्फोट की वजह से लोग जल के बने। ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन इसमें वाइडली एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? आर्यन, जिसके हमें कुछ प्रूफ बाद में आगे भी आर्यन के साथ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेंगे। ये इसके हमने पतन का कारण पढ़ा, इसका उत्थान क्यों हुआ? भाई डाउनफॉल जब होगा, जब कभी किसी को राइज किया होगा ना, जब से डाउनफॉल भी होगा उसका। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के राइज के क्या कारण है? ये तो बात ही नहीं हुई। बताइए, ये जो कुछ मैंने बताया उसी में इसके कारण है। एग्जाम में वेरी गुड। इकोनॉमिक, दरियाओं के करीब उनकी अधिकतर मेन बस्तियों का, और उनका जो फ्लोरिश ट्रेड उनका फ्लोरिश करता था, उसने इसको सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि देखिए, कोई भी सभ्यता एकदम नहीं होती, बल्कि पहले से कुछ चला आ रहा होता है ना, वही कंटिन्यू आगे बढ़ता है। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले, स्पेशली जो हमारी कॉपर एज के लोग थे, उस सभ्यताएं मैंने बताई थी आपको, कायथा सभ्यता एक लिखवाई थी, एक जोरेव सभ्यता लिखवाई थी मैंने आपको। ये सभ्यता जो थी ये बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले की सभ्यताएं थी, और इन्हीं लोगों ने बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता में ये लोग कन्वर्ट हुए, और ये कन्वर्ट इन्हीं इस आधार पर हुए। इनकी सारी चीज़ें अपनी जगह सब सेम थी, सारे पत्थर, पाषाण, कॉपर, ब्रोंज, ये सब यूज किए। एक तो इन्होंने ब्रोंज का यूज शुरू किया, और दूसरे इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एक्सटर्नल तक आगे बढ़ाता थे वही लोग, लेकिन उन्होंने राइज करके अपने को क्या किया, विकसित कर लिया जो सिंधु में। एक थी। दूसरी है कि नहीं, ये बिल्कुल अलग लोग थे,
ये इनका उनसे उस पिछली सभ्यता से इनका कोई संबंध नहीं था, और इन्होंने डेवलप होकर यहाँ पर इस सभ्यता को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो क्या है, वही ये वही लोग थे सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले के कल्चर के लोग थे, लेकिन इन्होंने ट्रेड के आधार पर, बिजनेस के आधार पर इन्होंने क्या किया, सभ्यता को। अच्छा ये देखिए एक चीज़ हमेशा इसमें समझ लीजिए कि जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है वो प्राचीन काल से, सिंधु घाटी से लेकर आज तक किसी भी शासक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और भी बता दूँ, ये मैंने बताया था ना कि 2 पार्ट में होते थे ज़्यादातर नगर, किला होता था 45, नगर होता था 55। तो ये जैसे मोहनजोदड़ो को लूटा गया है, वहाँ पे ये नहीं लगता कि वो चीज़ें दोस्त नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो दोस्त किया गया है, इसीलिए अटैक जो है आक्रमण उसकी थ्योरी को ज़्यादा मजबूत मानते हैं। और वहाँ पर जब मैंने पहले दिन क्लास ली थी तो आपको बताया था कि इनकी विशेषताओं में एक विशेषता बताई थी कि शांति प्रिय लोग, कहीं आपको युद्ध के आसार नहीं मिलेंगे, इनको युद्ध नहीं किया इन्होंने, लेकिन इनके ऊपर आक्रमण के आधार जो हमें वो इन सबके से मिलते हैं। वहाँ पे तोड़ने फोड़ने के, अटैक करने के, उनके किलों को ध्वस्त करने के, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम आपने पढ़ेंगे आर्यंस को, तो पुरंदर जो इंदिरा के लिए शब्द यूज़ किया जाता था आपको याद होगा, तो इतिहासकार मानते हैं कि इंदिरा को इंद्र भगवान इंद्र को पुरंदर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इनके किलों को ध्वस्त किया। ये इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब आइए डॉट के में क्या कह रहा था, एक आदमी बोलो, इस बीच में एक बात शुरू कर दी ना, इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था, हाँ सभ्यता के जो उत्कर्ष के कारण थे, उसमें बताते कि इन्होंने जो इनसे पहले की सभ्यताएं थी वही डेवलप होकर सिंधु घाटी की उसमें डेवलप हुई। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि ये बिल्कुल नए अलग से लोग नहीं थे। इसकी तुलना में, कंपैरिजन में, इनके बाद जो इंडस वैली पीपल है वो बिल्कुल अलग लोग हैं। समझे, ये लोग इंडियंस थे, यहीं से थे और पहले से चले आ रहे थे उनके भी। आर्यंस, उनकी भी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, सबकी अपनी अपनी लॉजिक है, वो बिल्कुल अलग लोग थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, एक सभ्यताओं का कंटिन्यूएशन है। जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कंसेप्ट क्या है, कंटिन्यूएशन है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद प्राचीन काल, यही लोग इन्हीं के डेवलप होते होते यहाँ इन्हीं के पूर्वज थे। एक प्रकार से आप समझिए, अधिकतर जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो यही है कि ये वही कंटिन्यूएशन है। यहाँ से फिर जब दूसरी हमारी शुरू होती है तो वो बिल्कुल चेंज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ये मैंने पिछले 3 लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी किताबों से करके आपको दी। इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन मिलेगा डेट्स का, जो मैं कई बार कहता हूँ, तो उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। एक डेट जो वाइडली एक्सेप्टेड है उसी को जहन में रखिएगा। बाकी निष्कर्ष जो है वो सबने अपने अलग अलग निकाले हैं। आपको निष्कर्ष में भी जो मैंने आपको ज़्यादातर मैंने बताया है कि कौन सा ज़्यादा माना जाता है, कौन सा कम माना जाता है। इस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन के पेपर देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन या तो साइट्स के बारे में, या उनकी फाइंडिंग्स के बारे में होते हैं, या उनके रिलीजियस और सोशल कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वो आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आर्यंस से शुरू करने से पहले जो आर्यंस में इसमें एक डिफरेंस और है। क्या है डिफरेंस बताइए, मोटा सबसे बेसिक है। जानती, मैंने कहा था हिस्टोरिकल पीरियड आज शुरू हो जाएगा हमारा। ये हमारा हिस्टोरिकल पीरियड नहीं है, ये हमारा हिस्टोरिकल पीरियड, ये कौन सा पीरियड है? तीनों दिन मैंने ये बात की है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको आज इतिहास का लेते नहीं कहते। क्यों कहते? जब से मनुष्य ने लिखना सीखा, जब से हमारे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड मौजूद है, वो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है। उससे पहले का पूरा पीरियड हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। ये बीच का पीरियड है कि हमारे पास लिखी भी चीज़ मौजूद है, इसलिए हम इसको प्री हिस्ट्री नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिकल कहते हैं, आदि इतिहास कहते हैं। इसके बाद जो हमारा आर्यंस का जो पेज आएगी हमारी, वो क्या कहलाती है? वो हिस्टोरिकल एज।
वहाँ से हमारे पास लिखी हुई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लिखी हुई चीज़ों के बावजूद भी कितने सारे मतभेद बने। वो लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? पूरा वैदिक पर है, यानी उसके वेद, उसके बाद उसके ब्राह्मण, उसके बाद उसके आर्यन, उसके उपनिषद, वो सारे इनको हम नेक्स्ट टाइम डिटेल से। एक चीज़ आप ये